आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब कोई कंपाउंड है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो उस कंपाउंड को तुम लिखोगे कैसे? जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जब हम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन या क्लोरीन? अब तुमको याद है, तुम पहले से ही पढ़ते आ रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, लेकिन सवाल यह है कि Cl पहले क्यों नहीं लिखेंगे? कभी सुना Cl हाइड्रोजन? ऐसा नहीं होता, पहले हाइड्रोजन फिर Cl। तो उसके लिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहां पर इफेक्ट है। तो रूल क्या है, इन बाइनरी कंपाउंड अगर दो एलिमेंट से बना है कंपाउंड, तो उस केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिटन फर्स्ट, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिटन लेटर विथ सफिक्स IDE, मतलब IDE आएगा सफिक्स, जैसे HCl। अब देखो Cl पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, बाद में क्लोरीन। क्यों ऐसा? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में? हाइड्रोजन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3, और इसका 2.1। हमने बोला भी था, ये याद रखो, जो सब फेमस है वो याद रखो। तो पहले लिखेंगे हाइड्रोजन फिर लिखेंगे क्लोरीन, और नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ये IDE आएगा सफिक्स। IDE क्यों आएगा? ये क्लोरीन के साथ, क्लोरीन है बाद में लिखेंगे ना, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो बाद में लिखेंगे मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें IDE लगाना है। तो यही होता है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड ही होता है ना। सिमिलरली आयोडीन और क्लोरीन, तो इस दोनों में किसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन का। टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा था, तो आयोडीन का कम है, तो आयोडीन पहले लिखे, क्लोरीन बाद में, तो इसका नाम क्या होगा? आयोडीन क्लोराइड। ठीक है। वैसे ही मान लो Br और Cl से अगर कंपाउंड बन रहा है तो पहले क्या लिखोगे? Br लिखोगे या पहले Cl लिखोगे? पहले Br लिखेंगे। तो Br और Cl से अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसको हम लोग पहले Br और फिर Cl। अब फास्फोरस और क्लोरीन, उससे बनता है दो टाइप का, PCl3 और PCl5। मान लो अभी हम PCl3 की बात कर रहे हैं, तो पहले P लिखेंगे या पहले Cl लिखेंगे? पहले P लिखेंगे, क्योंकि P का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कम है, हाइड्रोजन के बराबर है। हाइड्रोजन का कितना है? 2.1, और P का भी 2.1, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा है, 3 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? PCl3 होगा। अब इसका नाम बताओ तो, इसका क्या होगा नाम? ब्रोमीन क्लोराइड होगा। इसका क्या होगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 है ना क्लोरीन। सिमिलरली PCl5 होता तो उसका होता फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, वो बाद में हम लिख देंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज है। कैसे? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई भी दो एटम का बॉन्ड है तो दोनों का क्या करो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो। ठीक है। और अगर कंपेयर करना है किसी दूसरे बॉन्ड से तो उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो। जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो डिफरेंस जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI, तो बताओ तो सबसे ज्यादा किसमें है डिफरेंस? फ्लोरीन का कितना होता है? 4, हाइड्रोजन का 2.1। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन फिर ब्रोमीन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन तो फिक्स है, हाइड्रोजन का 2.1, 2.1, 2.1। तो डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पर है? HF, HCl, HBr, HI। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर? HI में डिफरेंस कम है, 0.4 है। डिफरेंस की बात है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा डिफरेंस फ्लोरीन और हाइड्रोजन, मतलब HF 2.1 और 4। सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, सबसे कम यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का, और सबसे कम HI का। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। जस्ट लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये जो डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली है लेकिन बॉन्ड लेंथ अपोजिट है। क्यों ऐसा? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ दोनों इन्वर्स है, ठीक है, दोनों इन्वर्स है। जैसे मान लो स्प्रिंग अगर बड़ा रहता है साइज में, लेंथ बड़ा है तो उसको ब्रेक करना आसान है, लेकिन अगर छोटा है तो उसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये जो बड़ा है ना, मतलब लेंथ ज्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। HF, HCl, HBr, HI, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? वैसे तो ये अब पहले से ही पता है, अगर हम ये रूल नहीं भी अप्लाई करें तब भी अपने को पता है, हाइड्रोजन फिक्स है लेकिन आयोडीन और यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ये HF में फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है, और HI का में आयोडीन का साइज बड़ा है, तो ये तो फिक्स है ना। लेकिन इससे अगर कोई बहुत बड़ा आइटम अगर आ रहा है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो लेंथ ज्यादा इसका होगा या इसका? ये छोटा है ना, ये दोनों छोटा है, और यहाँ पर एक छोटा है और एक मोटा है। तो तुम अगर गले मिलोगे किसी पतले आदमी के साथ, कोई अगर बहुत ही पतला है उसके साथ गले मिलोगे, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही है ना बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज टू एटम्स, उसी को बोलेंगे ना बॉन्ड लेंथ। जब दोनों छोटा छोटा है एटम, दो छोटा छोटा बॉल को मिलाए और इसमें एक बॉल छोटा है और एक बॉल है बहुत बड़ा, फुटबॉल से भी बड़ा, तो इस दोनों के बीच का मतलब ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। तो तुम अगर बहुत ही मोटे आदमी के साथ गले मिलोगे तो फिर लेंथ ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका? HI का होगा, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी हम इसको, ये इसका जस्ट क्या होगा? रिवर्स होगा, इसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सेम, अब देखो अगर सेम हो गया दो डिफरेंट बॉन्ड के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का लेंथ सेम हो। तो डिफरेंस अगर सेम है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या करेंगे? हम स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। ये तो पता ही है कि स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों इनवर्स होगा। स्प्रिंग अगर छोटा है तो लेंथ कम है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका, मतलब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब कितना वो बॉन्ड ये है, मतलब पावरफुल है कहने का ही मतलब, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बॉन्ड लेंथ का इनवर्स होगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका F2Cl2Br2I2। देखो तो इसमें सब में डिफरेंस क्या है? जीरो है, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है ना, सेम ही एटम है ना, F2Cl2। तो क्या होगा यहाँ पर? ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम है ना। तो उस केस में क्या करेंगे? बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करेंगे। तो F2Cl2Br2I2, तो अब देखो होता क्या है, I2 का तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है ना I2 का लेंथ, तो लेंथ बड़ा है तो I2 सबसे कम होगा। अब तुम यही ऑर्डर तुम फॉलो करोगे तो ये रॉन्ग होता है, ये F2Cl2Br2I2। तुम क्या करोगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा इसका, ये नहीं करेंगे ये लेंथ के हिसाब से अगर हम चले तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा तुमको यहाँ पर F2 के बारे में सोचना पड़ेगा। याद करो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोग पढ़े थे, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो था और थर्ड पीरियड का एलिमेंट, दोनों में डिफरेंस आ रहा था रिवर्स, मतलब सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट था वो कम हो रहा था और थर्ड पीरियड का ज्यादा हो रहा था, याद है। तो उसके पीछे का रीजन क्या था? साइज इसका थोड़ा छोटा है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताओ? फ्लोरीन के पास टोटल 9 होता है, 2,7, तो 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट। तो उसमें से कितना ने शेयर किया है? 7 में से कितना ने शेयर करके बॉन्ड बनाया है? एक ने ना, तो एक ने बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना? 6। अब ये इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो देखो 6 यहाँ, 6 यहाँ, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो होता क्या है, इसका साइज छोटा है, सेकेंड पेयर का एलिमेंट है ना, साइज छोटा है, तो ये दोनों पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में टकराएंगे कि नहीं? तो इस दोनों में क्या होता है? ये लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ठीक है, साइज छोटा है ना। तो ये लोन पेयर जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के कारण से थोड़ा सा लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर ये लेंथ बढ़ गया तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो होता क्या है, अब देखो यहाँ पर तुम दिमाग लगा के इसको सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर जब तक तुमको पहले से नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, तो एग्जाम में तुम ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से
क्या करना है तुमको, याद ही रखना है कि एग्जैक्टली कहाँ जाता है। हाँ, रीजन तुमको पता होना चाहिए कि क्यों जाता है वहां, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, F2 का साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, इसलिए उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। तो F2 कहां पर आ जाता है, देखो F2 I2 के जस्ट बाद, समझ रहे हो, यहां से यहां आ गया, इतना कम हो गया रिपल्सन की वजह से, मतलब उसका लेंथ बढ़ा। और ये क्या है, ये टेंशन में चल रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या कि वो टेंशन में पहले से अगर है तो ब्रेक इजीली होगा कि नहीं। जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुम ब्रेक कर रहे हो, और मान लो कोई ऐसा स्प्रिंग है जो थोड़ा सा गर्म है पहले से, तो अगर पहले से वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको ब्रेक करना इजी होगा। तो ये पहले से ही टेंशन में चल रहा है ये बॉन्ड, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो हमेशा हम लेंथ के कंपेयर में ही, मतलब लेंथ से ही कंपेयर नहीं करेंगे, और भी फैक्टर देखना पड़ेगा कि वो टेंशन में चल रहा है या नॉर्मल जैसा है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी में नॉर्मल जैसा ही फॉलो होता है। नहीं, फ्लोरीन ही है मेन, फ्लोरीन जो है यही मेन है, ये फ्लोरीन जिसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें देखो ना 3-3 लोन पेयर है, मतलब 6-6 है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने के कारण से इसमें प्रॉब्लम होता है। बाकी में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें ये मेन प्रॉब्लम इसमें है, और एग्जाम में भी जनरली यही क्वेश्चन आता है, मतलब इसी से, ठीक है। तो F2 कहाँ आएगा, ये I2 के जस्ट बाद, यहां से यहां आ गया, हमने यहाँ पर एरो दिखा दिया है कहां पर आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है, क्लियर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो पीरियोडिक टेबल में बताओ लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल, राइट साइड में नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम पीरियड में तो बढ़ता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ही कम। तो लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है, मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या है, मेटल है। और जो राइट साइड का है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल है, क्लियर। और जो बीच में होगा वो मेटलॉइड जैसा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें इसका एप्लीकेशन है। इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0 देन बॉन्ड इज नॉन पोलर। अगर बॉन्ड के बीच में, मतलब दो एटम जो है, जो बॉन्ड बना है, अगर उसके बीच का डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों सेम एटम है, तो उस केस में बॉन्ड होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस 0 है ना, तो होना भी चाहिए। जैसे मान लो अगर दो आदमी शेयरिंग कर रहा है, दोनों भाई है, ठीक है, दोनों भाई है, जैसे ये H2, मान लो H2 या ये F2Cl2, कोई भी, देखो दोनों भाई है कि नहीं, दोनों सेम एटम है ना, तो ये शेयरिंग कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। तो तुम अपने भाई के साथ शेयर कर रहे हो, तुम्हारा रोटी और उसका सब्जी, तो शेयर कर रहे हो दोनों, तो क्या होगा, दोनों 50-50 खाओगे या कोई चीटिंग करेगा किसी के साथ, दोनों आधा खाएंगे, दोनों सेम भूखा भी है तो दोनों आधा आधा खाएंगे, कोई चीटिंग नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों भाई है। तो ये बताओ जब चीटिंग होगा ही नहीं तो चार्ज जनरेट होगा क्या, तो चार्ज होगा 0। क्यों ऐसा, क्योंकि 50-50 है, क्योंकि डिफरेंस 0 है ना, 50-50 खा रहा है दोनों, ठीक है। तो फिर सवाल है चार्ज जनरेट कब होगा, अगर दो अलग अलग, दो डिफरेंट अगर एटम आएंगे और एक क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा भूखा है, तो क्या करेगा, दूसरे के साथ चीटिंग करेगा। तो जैसे मान लो HCl में क्या है, Cl क्या है, ज्यादा भूखा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को बेवकूफ बनाएगा। तो शेयरिंग तो कर रहा है, लेकिन शेयरिंग इक्वल होगा या अनइक्वल, अनइक्वल। तो ये मान लो ये 60% खा गया और ये 40%, तो देखो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर 50-50 है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी ज्यादा नहीं खा रहा है, कम भी नहीं कोई खा रहा है, तो 0-0 चार्ज जनरेट क्या हो रहा है यहाँ, 0-0 मतलब कोई चार्ज नहीं। तो पोलर बॉन्ड नहीं है, ये नॉन पोलर है। पोलर का मतलब क्या, चार्ज डेवलप होना, तो ये किसी एक साइड थोड़ा निगेटिव तो दूसरे साइड पॉजिटिव, तो इस केस में होगा, इस केस में पोलर होगा, ये ज्यादा खा रहा है ना, तो इस केस में थोड़ा सा ज्यादा खा रहा है, तो ये मान लो डेल माइनस है, ये डेल प्लस, ठीक है। तो ये बॉन्ड है नॉन पोलर, सॉरी पोलर, और ये है नॉन पोलर। तो अगर डिफरेंस 0 है देन बॉन्ड इज नॉन पोलर, क्लियर। जैसे F2Cl2 Br2 etc, H2 भी होगा इसमें,
ठीक है। इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, या हम कंपेयर करें HF, HCl, HBr, तो डिफरेंस जब ज्यादा है तो उस केस में क्या बोल रहा है, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो ये बताओ, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो चीटिंग ज्यादा होगा कि नहीं? अगर एक ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा, और दूसरा नॉर्मल है या बहुत कम भूखा, तो दोनों शेयर करेगा, तो जो ज्यादा भूखा है वो ज्यादा स्पीड से खाएगा, तो दूसरे को बेवकूफ बनाएगा। तो जितना बड़ा गैप है, जितना ज्यादा गैप है इसके बीच में, उतना ज्यादा चीटिंग होगा कि नहीं? उतना ज्यादा चीटिंग करेगा ये। तो इसका मतलब चार्ज उतना ज्यादा आएगा या कम? ये दिमाग लगाओ, ज्यादा आएगा। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा आएगा। तो चार्ज अगर ज्यादा आएगा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर, मतलब उस पर चार्ज आ रहा है, मतलब क्या, आयंस में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, ये हो रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, देन आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, सही बात है। और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा ज्यादा। अब अगर बहुत ज्यादा गैप आ जाए, बहुत ज्यादा गैप आ जाए, मतलब ये इसका बहुत कम और इसका बहुत ज्यादा, तो ये जैसे मान लो NaCl, Na और Cl, Na क्या है, मेटल है, बहुत ही कम, और Cl नॉन मेटल है, बहुत ज्यादा। तो गैप देखो बहुत ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होता है, इस पर फुल्ली प्लस और फुल्ली माइनस आता है कि नहीं? ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है कि नहीं? तो आयनिक कंपाउंड जैसा ये बन जाता है, आयनिक कंपाउंड। क्लियर? तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो तुमको हेल्प करता है किसमें, ये इसमें चार्ज कितना है, मतलब चार्ज ज्यादा है या कम है, मतलब आयनिक नेचर कितना है, वो फाइंड करने में ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प करता है। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, सही बात है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस पर चार्ज आने का टेंडेंसी होगा। बहुत ज्यादा हो गया तो फुल्ली प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जब जीरो है डिफरेंस, कुछ भी नहीं है डिफरेंस, तो बिल्कुल नहीं है, बॉन्ड है क्या, नॉन पोलर। थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा थोड़ा चार्ज आना शुरू होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, दोनों नॉन मेटल है ना, तो डिफरेंस है लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ है, एक मेटल और नॉन मेटल में, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो परसेंटेज ये आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। पोलैरिटी बॉन्ड बढ़ेगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करने का ये मतलब है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर का इनवर्सली, अगर गैप ज्यादा आएगा तो देखो आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड की तरफ जा रहा है वो। यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया है गैप, तो ये फुल्ली आयनिक जैसा बन गया कि नहीं? आयनिक बॉन्ड पढ़े है ना, एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक अंबानी एक भिखारी, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पर फुल्ली ये कंप्लीटली दे रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, ये शेयर नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली दे रहा है। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकली 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं है, थोड़ा सा ये मतलब अगर ये डिफरेंस जीरो है, मतलब सेम एटम है तब होगा, लेकिन डिफरेंस अगर है तो प्रैक्टिकली ये 100% आयनिक होता नहीं है कोई, थोड़ा सा भी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट, ये केमिकल बॉन्डिंग में फजन स्टूडेंट पढ़ेंगे, तब वहां पर डिटेल में आएगा। अभी बस ये याद रखो, अभी इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़े हैं, ये क्या है, फुल्ली आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे कि इसमें थोड़ा सा इसमें कोवेलेंट भी होगा। तो कोवेलेंट नेचर देखो कम हो रहा है, इसमें थोड़ा था, इसमें बहुत ज्यादा था। इसमें थोड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें मतलब आयनिक नेचर बढ़ रहा है, इसमें फुल्ली कोवेलेंट है, आयनिक बिल्कुल नहीं है, जीरो है ना चार्ज, इसमें थोड़ा चार्ज तो थोड़ा आयनिक, इसमें फुल्ली चार्ज तो ऑलमोस्ट 100% आयनिक, तो कोवेलेंट इसमें बहुत ही कम। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का इनवर्सली होगा। क्लियर है? चलो लिखो है। जैसे ये है एग्जांपल HI, HBr, HCl, HF, इसमें देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ये तो पता ही है, और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है 0.4 और यहाँ पर कितना है 1.9, तो डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा ना, इधर से अगर इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो अगर डिफरेंस बढ़ रहा है, गैप ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इधर जाएंगे तो डिफरेंस कम हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है विच इज लीस्ट पोलर बॉन्ड,
अब देखो ये सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, HBr, CCl, CBr, pH। तो क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो। हाइड्रोजन तो पता ही है कितना होता है 2.1, ब्रोमीन का 2.8, तो डिफरेंस कितना है 0.7। इसमें देखो कार्बन का 2.5। हमने बोला था ये सब याद रखो। देखो ये सब कॉमन है एग्जाम में, मतलब तुमको इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है। तो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देगा नहीं, तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ये सेकेंड ग्रुप का तो आसान है ना, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन 0.5 डिक्रीज करे थे, राइट टू लेफ्ट 0.5 डिक्रीज करते रहो। लेकिन अदर ग्रुप में जो फेमस था वो भी हमने बताया था कि कौन सा तुमको याद रखना है, जैसे फॉस्फोरस, ठीक है, इसका याद रखो। और फ्लोरीन फैमिली का मतलब हैलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका याद रखो। हमने वो ऑलरेडी बताया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फोरस का अगर तुमको याद हो तो हाइड्रोजन से मैच करता था। वो जो वैल्यू था ना वो अप्रॉक्स वैल्यू था। तुम सोचोगे कि ये दोनों तो एग्जैक्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्ट 0 है, ऐसा नहीं। ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है, तो डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिस्ट पोलर बॉन्ड। तो बताओ तो आंसर क्या होगा, डी। इसमें डिफरेंस बहुत कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें चार्ज बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 0 डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें हाँ पोल्स नहीं है, तो इसमें चार्ज जो है बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। इसमें 0.3, 0.5, 0.7। तो पूछ रहा है लिस्ट ना। अगर ये पूछता कि इसमें सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है, तो आंसर क्या आता, 0.7 है, ये है ना, तो HBr आता, ठीक है, ए आता। नेक्स्ट है एनी स्मिथ फॉर्मूला। देखो अगर किसी बॉन्ड का तुमको वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करना है, वैसे तो और भी मेथड है बट फेमस ये है, ठीक है। और भी मतलब फॉर्मूला है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है, बट फेमस ये है। तो परसेंटेज यानी कैरेक्टर का कैसे फाइंड करोगे तुम, किसी भी बॉन्ड का परसेंटेज यानी कैरेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला है 16 इंटू, ये डिफरेंस है बिटवीन 2 एटम्स। मान लो कोई बॉन्ड है, उसमें एक का नाम हम ए है, एक एलिमेंट का, दूसरे का बी है। जैसे मान लो ये CBr, तो एक का ए और दूसरे का बी। हाँ, यहाँ पर हम मॉड ले रहे हैं ना, तुम कोई भी लो। अगर मान लो उल्टा ले लिया तो ये मॉड, वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हम जनरली क्या लेंगे, जो ज्यादा है उसको पहले और फिर बाद में ये माइनस करेंगे छोटा से, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर तुम उल्टा करोगे तो मॉड ले लो तो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर मॉड लगाओ या नहीं लगाओ वो तो उतना ही आएगा। तो इससे अपने को आ जाएगा क्या, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड का। अब जैसे मान लो कोई ऐसा बॉन्ड है जिसमें है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, जैसे H2 में कितना होगा, H2 में डिफरेंस क्या है 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये 0 आएगा। तो उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 0 है। तो आयंस तो है ही नहीं ना, मतलब उस पर चार्ज तो जनरेट हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये 0 है इसका मतलब 100% कोवेलेंट है वो, ठीक है। अब जैसे ये है क्वेश्चन, तुमको HCl बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, इसका वैल्यू रख दो यहाँ। तो ये आता है अप्रॉक्स 17.2%, ठीक है। तो देखो इसमें ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंपाउंड कोवेलेंट है ना, शेयरिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, क्लियर। इन जनरल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो उस केस में आयनिक लेंगे इन जनरल, और अगर कम है तो कोवेलेंट लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब एसिडिक और बेसिक नेचर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। ये यहाँ पर स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, जैसे तुमको याद होगा HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपने को पता है वो एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि उसको वाटर में रखते हैं तो H+ देता है। तो वहां पर तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। प्रॉब्लम तब आता है जब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और उसके साथ कोई और एलिमेंट है, तब प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अब यहाँ से OH निकलेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। अगर OH- निकला तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है, और अगर H+ निकला तो वो एसिड है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। अब तुमको एग्जाम में ये कंपाउंड तो देगा नहीं, तुमको ये देगा नहीं कि तुम पानी में रखो और देखो कि क्या हो रहा है और फिर एक्सपेरिमेंट करो और उसको फिर आइडेंटिफाई करो, ऐसा तो होगा नहीं। तुमको एग्जाम में देगा
उसका नाम, जो भी कंपाउंड पूछ रहा है उसका नाम देगा। तो OH बॉन्ड उसमें है, राइट, OH बॉन्ड है, उसके साथ कोई अटैच है कुछ भी, उसके साथ ये मान लो A है कोई एलिमेंट, ठीक है, तो उसके साथ ये अटैच है, मतलब ये बॉन्डेड है। तो अब बताओ इस दोनों में ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5, राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है 0.5 से घट रहा है, तो ये 3.5 और इसका 2.1। तो ये हाइड्रोजन का तो हमने पहले ही बोला था ये बार बार आएगा, तो ये तुम याद रखो। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इस दोनों के बीच में कितना 1.4। अब यहाँ पर इसका ये वेरिएबल है, यहाँ पर तुम डिफरेंट रख सकते हो, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख सकते हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इस दोनों के बीच का मान लो ये डिफरेंस मान लेते हम, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस इसको हम ये कितना है 1.4, तो इसको डिफरेंस 2 और इसको डिफरेंस 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा अपने को OH मिलेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है इधर तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा, तो OH माइनस मिलेगा। पानी में अगर हम ये रखें तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये मिला अपने को। अब ऐसा नहीं करना है कि इधर से भी और इधर से भी दोनों को ब्रेक कर देना है, या तो इधर से ब्रेक करेगा या इधर से, पानी में रखोगे तो, ठीक है। तो अगर इधर से ब्रेक किया तो OH माइनस मिला, इसका मतलब वो होगा क्या बेस होगा, अगर OH माइनस मिलेगा तो बेस ना होगा, तो इसका मतलब उसका नेचर बेसिक होगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H प्लस मिलेगा, तो इधर से भी बॉन्ड इधर और इधर से भी इधर, मतलब ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज तो फिक्स है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भी ना, तो ऑक्सीजन पर से ज्यादा किसका है बताओ, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से ज्यादा किसका, अकेला बस फ्लोरीन का है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H प्लस निकलेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH माइनस, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेसिक और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एसिडिक। तो इफ ब्रेक हेयर अगर यहाँ ब्रेक होता है तो एसिडिक, क्यों, क्योंकि H प्लस मिलेगा। इफ ब्रेक हेयर अगर यहाँ ब्रेक हुआ तो बेसिक, क्यों, क्योंकि OH माइनस मिलेगा। क्लियर है। अब देखते हैं दोनों केस 1 में अगर मान लो डिफरेंस ये ज्यादा है, डिफरेंस मान लो अगर ये इसका डिफरेंस अगर ज्यादा है तो बताओ ये कितना है 1.4 ना, इसका मतलब ये कम होगा डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस इसका ज्यादा है तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि नहीं, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो इस पर चार्ज ज्यादा होगा ना, तो इस पर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पानी में अगर रखेंगे तो ये बताओ वाटर ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको, वाटर किसको अट्रैक्ट करता था, हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी सब पढ़े थे। तो हाइड्रेशन का क्या मतलब था, वाटर आकर के किसके साथ चिपक रहा है। तो आप बताओ वाटर किससे ज्यादा चिपकेगा, जिस पर ज्यादा चार्ज है या जिस पर कम चार्ज है, ज्यादा चार्ज है। तो अगर ये गैप ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा इस पर होगा या इस पर, ज्यादा गैप है अगर तो ये पोलर है या ज्यादा या लेस पोलर है, ज्यादा पोलर है, तो इस पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं, तो इस पर अगर ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा इस पर अटैक करेगा या इस पर, तो इसको खींच लेगा, तो इसको खींच लेगा, मतलब इस दोनों में गैप अगर ज्यादा है। देखो अब तुम ये दिमाग लगाओगे कि हम डिफरेंस जो पढ़े थे वहां पर पहले स्ट्रेंथ पढ़े थे कि ज्यादा डिफरेंस तो ज्यादा स्ट्रेंथ, तो तुम बोलोगे ये तो फिर ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है ज्यादा है इसका, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस, तो फिर तो इसको ब्रेक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जितना हेल्प ये कर रहा है उससे ज्यादा हेल्प उधर वाटर कर रहा है, समझ गया बात। इधर ये तो हेल्प कर रहा है, ये ठीक है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वाटर के कारण से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने आप ही हो रहा है वो, तो वाटर के कारण से वाटर इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और वाटर में तो अनलिमिटेड वाटर है, तो बहुत सारे वाटर आकर के इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर ऐसा हुआ ये ज्यादा है इसका वैल्यू, इसका मतलब OH बॉन्ड इज मोर पोलर, तो OH बॉन्ड ही ब्रेक करेगा। क्लियर है। कब, जब वाटर में रखेंगे तब, तो OH बॉन्ड ब्रेक किया तो H प्लस निकला और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, तो AO माइनस, तो अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इससे H प्लस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो H प्लस निकला मतलब वो नेचर कैसा होगा एसिडिक। केस 2 अगर उल्टा हो जाए, यही ज्यादा हो जाए इससे, तो इसका मतलब
AO बॉन्ड इज मोर पोलर, तो वाटर इस केस में A पर अटैक करेगा, A को पहले खींच लेगा, तो A अगर एक बार निकल गया तो ये OH माइनस बचेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो AO बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो A प्लस और OH माइनस, तो पानी में OH माइनस मिला, इसका मतलब वो बेसिक हो गया। क्लियर है? अब देखो, अगर ये बताओ A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ये डिफरेंस, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा या कम? अगर इसका वैल्यू बहुत ही कम है तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा। तो कौन सा केस आएगा, केस 1 या केस 2? केस 2 आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होता है, लेस किसका होता है? मेटल का। इसका मतलब अगर ये मेटल है, तो अगर ये मेटल है, इफ A इज मेटल और पॉलीएटॉमिक कैटायन, पॉलीएटॉमिक कैटायन मतलब जैसे NH4 प्लस, ज्यादा एटम है लेकिन वो कैटायन फॉर्म में, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अगर A है मेटल, ये मेटल है या पॉलीएटॉमिक कैटायन है, तो नेचर होता है बेसिक, ठीक है, होना भी चाहिए लॉजिकली भी। अगर ये मेटल है तो ये गैप ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ब्रेक होगा जल्दी। जैसे NaOH, Na क्या है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल है। तो अगर यहाँ पर Na है और ये OH, तो NaOH अगर है तो इसका मतलब OH माइनस रिलीज होगा पानी में, और हमको पता भी है NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, पानी में रखते ही ये इजिली OH माइनस ब्रेक होता है। क्यों होता है ये पता चल गया। अब ये होता है ये तो पहले से पता है तुमको कि NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, मतलब मेटल के साथ अगर है OH तो वो बेसिक होगा। इसका मतलब मेटल के साथ अगर OH है मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा, बेसिक या एसिडिक? बेसिक। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो वो होगा क्या, बेसिक, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर ये नॉन मेटल हो जाए, अगर ये नॉन मेटल हो जाए तो ये डिफरेंस कम होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल हो जाए तो उस केस में नेचर इज एसिडिक, ठीक है। तो ये जैसे मान लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड नाम ही है, पहले से पता है। अभी देखेंगे क्यों है ये एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब ये कैसे आया इसके लिए तुमको केमिकल बॉन्डिंग तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में ये क्लियर हो जाएगा। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है और OH का पता ही है, ऑक्सीजन का 3.5 और 2.1। देखो कितने OH बॉन्ड है, इधर भी है। तुमने इसको पानी में रख दिया, ठीक है, पानी में रख दिया, तो पानी क्या करेगा। आप देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1.4, तो ज्यादा कहां पर है, ये। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH होगा बॉन्ड ब्रेक, यहां भी और यहां भी। तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब 2H प्लस निकलेगा और इस दोनों पर आएगा माइनस चार्ज। क्लियर है? तो इसका मतलब ये 2H प्लस दे रहा है पानी में, इसलिए है ये एसिडिक। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता यहां तो ये OH माइनस देता, तो फिर ये बेस हो जाता, लेकिन यहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये यहां हो रहा है ब्रेक। समझ में आया ये क्यों एसिडिक है? क्लियर है? चलो लिखो यहां तक। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे रिलेटेड है। मतलब किसी एलिमेंट का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक है या बेसिक है, वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब उसका सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पीरियड में, अगर किसी पीरियड में हमको चेक करना है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पीरियड में इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, कौन से पीरियड में, ये कौन सा पीरियड है, सोडियम किस पीरियड में है, सोडियम थर्ड पीरियड में है, थर्ड में है ना, सेकेंड में लिथियम है, थर्ड में सोडियम है। तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O होगा। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता चला, तो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का 2, तो इसका वैलेंसी यहाँ और इसका वैलेंसी यहाँ। तो देखो आयनिक कंपाउंड में तो डायरेक्ट ये रूल अप्लाई हो जाता है, वैलेंसी इंटरचेंज। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में डायरेक्टली ये रूल अप्लाई नहीं होता, उसमें ये वैलेंसी रूल फेल हो जाता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब याद है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन देखो रेशियो अलग अलग है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में वो रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
हो भी सकता है कभी कभी, जैसे CH4 मीथेन, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन हमेशा नहीं, जैसे इथेन में नहीं होता, ठीक है, प्रोपेन में नहीं होगा। तो Na2O, फिर उसके बाद MgO, Al2O3, लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट टू राइट हमारे सोडियम के बाद, अब तुम बोलोगे इसके बाद क्या होता है, सोडियम के बाद क्या होता है, Mg ना, उसके बाद Al, सोडियम के बाद Mg, फिर Al, फिर उसके बाद सिलिकॉन। तो देखो उसी ऑर्डर में है ना, लेफ्ट टू राइट। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है ना। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। हाँ, कोई सोच रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है क्या, तो फिर वो एसिड कैसे है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो एसिड कैसे है। 10th क्लास में ये पढ़ा होगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, पढ़े हो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रखते हैं तो क्या करता है, H2CO3 बनाता है और H+ जनरेट होता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर H+ हो, पानी में रखने के बाद वो क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो SO3 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो सबसे लास्ट में है ये क्लोरीन का कंपाउंड Cl2O7, वो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, और जो सबसे पीछे है मतलब सबसे पहले है वो होगा लिस्ट एसिडिक, मतलब मोस्ट बेसिक होगा। तो ये होता भी है, ये बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक, ठीक है। अब जैसे मान लो SO3 की बात करें, SO3 को तुम पानी में रख दो, अगर इसको पानी में रख दोगे तो ये बनाता है क्या, H2SO4। तो H2SO4 अगर बना लिया तो H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये H+ देगा, समझ में आया। तो देखो SO3 के पास नहीं था ना, लेकिन वो पानी में जाने के बाद पानी से क्या किया, वाटर के साथ वो रिएक्ट करके, मतलब वाटर के साथ वो कंबाइन कर गया, तो वाटर के साथ ये मिल गया तो ये बना लिया H2SO4। अब ये तो एसिडिक है, तो पानी में फाइनली तुमको H+ तो मिला। वो क्यों मिला, इसके रखने के बाद ना, इसका मतलब SO3 ने क्या किया, H+ दिया, तो वो एसिड है। सिमिलरली Cl2O7 देखो, ये इसको पानी में रखोगे तो ये क्या बनाता है, HClO4, ये भी H+ देता है, तो ये भी है एसिड। क्लियर। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया यहाँ पर, तो ये OH में देखो, OH और ये ClO, इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में है, OH में या ClO में। Cl का कितना था, 3, और इसका 3.5, तो दोनों के बीच में 0.5 का गैप। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने का गैप है, 1.4, तो ज्यादा कौन, OH। तो वाटर में रखोगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखो H+ निकलेगा, तो ये एसिड है कि नहीं। Cl2O7 को पानी में रखा तो ये बना ना, और यहाँ से H+ निकला, तो एसिड है ये, ठीक है। अब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो इसमें लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो जब लास्ट में आएंगे तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक। यहाँ पर ये दोनों क्या है, एसिडिक है, मतलब अच्छा एसिड है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये है। और ये बीच में जो है, बीच में Al2O3 आता है, तो ये है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें दोनों टाइप का नेचर हो, और ये है वीक एसिड, और इधर ये दोनों बेसिक। बेसिक में भी ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो अब एम्फोटेरिक को डिफाइन करते हैं। ये क्या है एम्फोटेरिक, ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो देखो ये Al2O3 जैसे, ये इसका नेचर कैसा है, एसिडिक और बेस दोनों। ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्फोटेरिक। अब एग्जाम में क्या करता है, तुमको डायरेक्टली कंपाउंड का नाम दे देगा। अब वहां पर तुमको प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर डायरेक्टली नाम दे देगा और तुमको बोलेगा बताओ ये एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए ये ट्रिक है, इसको याद रखो, और उसके कंपाउंड को भी याद रखना है, सिर्फ ट्रिक से ही काम नहीं चलेगा। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखो। ऑक्साइड्स ऑफ फ्यू मेटल्स आर एम्फोटेरिक। तो कुछ मेटल्स हैं जिसका ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्रोमियम को हमने स्टार लगाया है, तो ऐसा क्यों, तो पहले ट्रिक देखते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ट्रिक क्या है, जिसको भी करनी है पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, याद रहेगा। जिसको भी करनी है पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। अब यहाँ पर देखो हमने ये है को क्या किया है, कलर चेंज कर दिया और राउंड कर दिया है। क्यों ऐसा, दिमाग लगाओ।
क्योंकि ये साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट है, मतलब ये कोई मेटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी सब किसी न किसी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रहेगा ये, तो इसको याद कर लो। और इसके कंपाउंड जिंक का ZnO, ये बेरिलियम ऑक्साइड, Cr2O3, हाँ ये स्टार क्यों है अभी उस पर आते हैं हम। ये सब क्या है, एम्फोटेरिक है, ये सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तुमको एग्जाम में ये मेटल का ये ट्रिक्स जो है ना, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मेटल है, तुमको ये ऑक्साइड देगा, ठीक है, ये ऑक्साइड देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा है एम्फोटेरिक, ठीक है। तो सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, इसका ऑक्साइड भी पता होना चाहिए। तो क्रोमियम को स्टार क्यों लगा है, देखो ये Cr2O3 ये है क्या, ये एम्फोटेरिक, लेकिन क्रोमियम का कुछ ऐसा भी ऑक्साइड है CrO3 और Cr2O7 जो ये दोनों क्या है, एसिडिक है, ठीक है। क्यों है एसिडिक, अगर वाटर में रखते हैं तो H2CrO4 देता है और इसको H2Cr2O8 देता है, तो ये दोनों H+ देता है, तो ये एसिडिक है। लेकिन ये Cr का ये कंपाउंड Cr2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक है, तो इसलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। बाकी में स्टार नहीं लगा हुआ है, बाकी में इसके ऑक्साइड जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक है, याद रहेगा। तो ये एक तरह से ये क्रोमियम का ये दोनों एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है। तो क्रोमियम में दोनों टाइप के हैं ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक भी और एसिडिक भी, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है NO, N2O, CO, H2O, ये सब है न्यूट्रल, मतलब ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब एसिडिक बेसिक कुछ भी नहीं, तो न्यूट्रल हो गया ना, वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। फाइंड लिस्ट बेसिक एंड लिस्ट एसिडिक ऑक्साइड। अब दिमाग लगाओ तो इसमें कौन सा होगा लिस्ट और कौन सा होगा ये लिस्ट एसिडिक और कौन सा लिस्ट बेसिक, दिमाग लगाओ। देखो ये सबसे ज्यादा बेसिक के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, बेसिक के लिए सबसे कम होना चाहिए ना। तो आप बताओ इसमें ऐसा कौन सा है जिसका पहले तो ये खोजना है कि मेटल कौन सा है, मेटल ऑक्साइड कौन सा है। जो मेटल ऑक्साइड होगा वो होगा बेसिक, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो होगा एसिडिक। तो अब बताओ ये दोनों क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ये कहाँ पर है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ना, तो ये बेरियम नीचे है बेरिलियम ग्रुप के, तो ये दोनों है मेटल। लेकिन दोनों में ज्यादा अच्छा मेटल कौन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा ज्यादा किसका, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका, Mg। देखो Mg ऊपर है, टॉप टू बॉटम क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो सबसे कम किसका, बेरियम का, यही ना, इसका है ना सबसे कम, ये बेरिलियम नहीं है। तुम लोग सोच रहा था बी है, तो इसलिए ये बेरिलियम के बाद आएगा Mg, ये बेरिलियम नहीं है, ये नीचे है, ठीक है, ये नीचे है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बेसिक होगा ज्यादा या ये कौन सा होगा, ये होगा ज्यादा। तो ये तो हो गया। अभी क्या पूछ रहा है आपने को, लिस्ट बेसिक ना, तो कौन सा होगा लिस्ट बेसिक। अभी देखो लिस्ट बेसिक और लिस्ट एसिडिक, पहले खुद से ट्राई करो, तुम पहले खुद से ट्राई करो। देखो लिस्ट बेसिक एंड लिस्ट एसिडिक, इसमें पूछ रहा है लिस्ट बेसिक और लिस्ट एसिडिक। तो अब लिस्ट बेसिक का क्या मतलब है, मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक मतलब लिस्ट बेसिक। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दो, लिस्ट बेसिक मतलब मोस्ट एसिडिक और लिस्ट एसिडिक मतलब मोस्ट बेसिक। पहले इसको ये खुद से सोल्व करो, उसके बाद ये क्वेश्चन भी ट्राई करो, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आगे आंसर देखो, इसमें ये होगा मोस्ट बेसिक, क्योंकि मेटल अच्छा मेटल है ना ये, तो ये है अच्छा मेटल, मतलब इस दोनों में इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, ये नीचे है ना, तो ये है मोस्ट बेसिक, तो इसका मतलब लिस्ट एसिडिक। और ये हाँ, इस दोनों में अब तुम देखो, इस दोनों में कार्बन और सल्फर, इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था, 2.5, लेकिन वो जो वैल्यू था वो अप्रॉक्स था, तो इस दोनों में थोड़ा सा इस दोनों में थोड़ा सा ज्यादा है ये सल्फर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये मतलब ये नॉन मेटल इसके कंपेयर में ज्यादा है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये इससे बेटर एसिडिक होगा, इस दोनों में ये अच्छा एसिडिक होगा,
तो अब यहां से भी तुम देख सकते हो, ये सल्फर का SO3, इससे पहले कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, यहां से एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा है, ये कार्बन के नीचे ये ऐसा है, लेकिन इसका जो कंपाउंड बनता है पानी में H2SO4, और CO2 को अगर पानी में रखोगे तो ये बनाएगा H2CO3। दोनों में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये क्या होगा, लिस्ट बेसिक। ठीक है, इसमें देखो, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो क्या होगा इस तीनों में बताओ। ये तो आंसर यहाँ लिखा ही है, तो ये तो सिंपल है, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है। ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है ना सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ जो सेंटर में जो बॉन्डेड है, जैसे SO3 का स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ये ऐसे होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सेंट्रल एटम है सल्फर, तो सेंट्रल एटम का चेक कर लो, तो ये तो आसान है। इसमें देखो, इसमें ये क्या है, कैल्शियम, ये है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है ना, ये बेसिक होगा, अच्छा सबसे कम यही होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये होगा, वाटर तो न्यूट्रल है, बीच में होता है, और ये थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर है, कॉपर है ना, ये कॉपर मेटल है ना, हाँ उससे ज्यादा ये है, ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये सीरीज ऑर्डर में होगा। चलो इसमें बताओ, इसमें भी यहाँ पर आंसर ही लिखा हुआ है, तो वैसे ही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका बताओ, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, लिस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं है, तुमको लिस्ट बेसिक पूछ रहा है ना, तो ये सबसे ज्यादा होगा, तो अपने को मोस्ट नहीं पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है, तो ये दोनों ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, ये दोनों से ये ज्यादा होगा। लेफ्ट साइड है ना पीरियड टेबल में, ये दोनों, और ये कहाँ है, Fe कहाँ है, डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसके कंपेयर में ये Mg, और ये सॉरी कम नहीं, थोड़ा ज्यादा है। ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये कहां पर है, सेकेंड ग्रुप में है। ठीक है, तो इससे थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब अगर थोड़ा ज्यादा है तो ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, मतलब बेसिक कम होगा, तो ये दोनों कम बेसिक है। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है, लिस्ट। अब इस दोनों में फिर कम कौन सा है, ये प्रॉब्लम है। अब ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही कम है, लेकिन लिस्ट बेसिक पूछ रहा है, तो अब वो कैसे फाइंड करोगे। तो यहां पर फिर Fe और ये दोनों में, दोनों जो Fe है वहां पर क्या करोगे, इसका चार्ज देखोगे, तो ये Fe पर बताओ कितना चार्ज, और ये Fe पर बताओ कितना चार्ज। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 -2, तो इस पर आएगा +2, तो ये होगा +2। लेकिन ये इस पर बताओ, तो इस पर कितना होगा, Fe पर कितना होगा, +3, और ऑक्सीजन पर -2, तो बैलेंस कर लिया ना। ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन मिलकर के कितना, -6, और इस पर +3, तो 2 Fe मिल करके ये +3 × 2 कितना, +6, तो बैलेंस हो गया ना। ये +3 × 2 और यहाँ -2 × 3 बैलेंस है ना, तो इसका मतलब इस पर आएगा कितना, +3। ठीक है, तो अब दोनों में कौन सा होगा ये क्वेश्चन है। तो देखो +3 और +2, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा किसका, +3 वाले का या +2 वाले का, +2 में इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू दिस। Fe +3 में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ज्यादा भूखा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक या कम, ज्यादा एसिडिक। तो अभी इसमें क्या चाहिए, बेसिक, लेस बेसिक ना, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो मतलब लिस्ट बेसिक, तो आंसर ही सी। क्लियर है, चलो लिखो इसको। चलो आगे लिखो नोट में, इफ ऑक्साइड ऑफ सेम एलिमेंट्स आर गिवन देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर तुमको सेम एलिमेंट का ऑक्साइड दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पहले ही बोला था कि अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो, ये हम लोग पढ़ेंगे कब, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी सिर्फ इतना मान लो कि जो चार्ज है ना, जिसके बारे में बात कर रहा है, अभी किसके बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल एटम, मतलब जिसका ऑक्साइड है, तो उस पर जो चार्ज आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, कहाँ, रेडॉक्स में। ठीक है, जैसे मान लो N2O,
ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2, तो चार्ज क्या होता है -2 या -1, -2 ना, तो ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, तो इस पर -2 होगा। अब बताओ नाइट्रोजन पर कितना होना चाहिए कि ये बैलेंस कर ले, ये न्यूट्रल है ना, ये कंपाउंड है न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन पर होना चाहिए, ऑक्सीजन पर होता है -2, तो इस पर अगर तुम x इसको मान लोगे तो क्या होगा 2x - 2 = 0, क्योंकि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे वहां। जैसे मान लो नाइट्रोजन ये या ये कोई भी ले लो, यहाँ पर नहीं तो यहाँ लेते हैं, ये नाइट्रोजन को मान लो x, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 और ये नाइट्रोजन का x, तो ऐसे कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2x, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, तो 2x - 3 × 2, 3 है ना ऑक्सीजन, तो -3 मतलब -2 × 3 कहने का ये मतलब है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर है -2 चार्ज और ऐसे कितने हैं 3, और ये = 0, तो बताओ तो यहाँ से x क्या आएगा, ये 6 होगा, 6 इधर जाएगा, 6/2 3 आएगा, तो 3 है +3। ऐसे ही किसी का भी तुमको फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज रखो, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर आएगा +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो इस बार देखो इसमें सब में है सेम एलिमेंट, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, तो अगर एलिमेंट सेम हो मतलब जिसका ऑक्साइड है, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगा ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन सब में है ना, तो इस केस में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस पर चार्ज कितना है, ठीक है। तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों, इसमें Cl2O3, इस पर चार्ज क्या है +3, तुम काउंट कर लो, ऑक्सीजन पर होता है कितना -2 ना, तो इस पर आएगा +3, क्योंकि ये -2 × 3 -6 और ये 2 है, तो ये 2 क्लोरीन मिल करके बैलेंस करेगा, मतलब +6, तो एक पर आएगा +3। सिमिलरली यहाँ +7 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है 7, तो ऑक्सीजन पर चार्ज टोटल कितना होगा -14, और क्लोरीन कितना है 2, तो +7 आएगा, तो ये ज़्यादा है ना। सिमिलरली इसमें H2SO3 और H2SO4, सल्फर पर यहाँ पर +4, हाँ यहाँ पर तुम सोचोगे कि ये हाइड्रोजन का क्या लें, तो हाइड्रोजन का हम लोग लेंगे +1, उसमें भी एक्सेप्शंस है बट वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, रेडॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लो हाइड्रोजन को +1 और ऑक्सीजन पर कितना है -2, तो देखो तो कैलकुलेट करके कितना आता है, +4 आता है कि नहीं, हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक हाइड्रोजन पर +1, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना +2, तो +2 हो गया ये दोनों हाइड्रोजन पर, और सल्फर को मान लो x, ठीक है, सल्फर को मान लो x, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो कितना हो गया -2 × 3 = 0, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है ना, मतलब ये कंपाउंड पर कोई चार्ज तो है नहीं, ये कंपाउंड न्यूट्रल है ना, इसलिए नेट चार्ज ओवरऑल 0। तो देखो तो यहाँ से कितना आता है 4 आ रहा है ना, तो 4 आएगा, यहाँ पर +6 आएगा, ठीक है, यहाँ पर +4 +6, तो ये ज़्यादा है ना। देखो सल्फर दोनों में कॉमन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंट नहीं है, दोनों में सेम एटम है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का ये चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 इसका +6, ये ज़्यादा है तो ये होगा ज़्यादा एसिडिक, और हमको पता भी है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये फेमस है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर तुम इसको x मान लो, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बैलेंस होना चाहिए ना, तो ये +1 ही आएगा ना, +1 +1 +2 और ये -2 बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी सबका तुम फाइंड करोगे तो ये आएगा क्या +3 +5 +7, तो बढ़ रहा है ना। तो इनडायरेक्टली तुम ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सब में ये देख रहे हो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो ये प्लस चार्ज भी बढ़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अगर कॉमन है सब में, अगर सेम है सेंट्रल एटम तब, अगर डिफरेंट है तब नहीं, तो उसके लिए क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर। ये है स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा इसमें। एनहाइड्राइड का मतलब पता है, जैसे डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और अगर वाटर गेन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है एनहाइड्राइड, ये किसके लिए आया है? अगर कोई एसिड है, एसिड से अगर हमने वाटर निकाल दिया, एसिड से अगर वाटर निकाल दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनहाइड्राइड, मतलब जो रिमेनिंग बच गया। तो इसका मतलब एनहाइड्राइड में वाटर ऐड कर दो तो वापस फिर से एसिड बन जाएगा, है ना। यहां से अगर वाटर निकाल दिए एसिड से तो एनहाइड्राइड बना। जैसे अगर वाटर रिमूव होता है हमारे बॉडी से तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो एसिड से अगर ये वाटर अगर रिमूव हो रहा है तो उसके लिए वर्ड है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये है एनहाइड्राइड वर्ड। तो इसमें अगर वापस वाटर अगर डाल दिए तो ये हो जाएगा एसिड। जैसे मान लो Cl2O3, इसमें देखो Cl2O3 या N2O3 या NO2, ये सब क्या है? जैसे ये N2O5, इसमें एसिडिक ऑर्डर देख रहे थे तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप है ना, मतलब इधर से अगर आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा यही है ना एसिडिक। सिमिलरली इसमें देखो ये दोनों में ये है ज्यादा एसिडिक, लेकिन तुम बोलोगे इसमें H+ तो है ही नहीं, तो एसिडिक कहां से आया? इसमें है क्या H+? तो फिर कहां से आया? तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कहां चेक करते हैं? वाटर में। वाटर में H+ देना चाहिए ना। तो इसको तुम अगर वाटर में रखोगे तो वहां पर देखना है कि वो एसिड है या बेस है, मतलब वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। H+ OH-। अगर H+ या OH- में से कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब वो क्या है? नाइदर एसिड नॉट बेस। तो Cl2O3, इस दोनों में से हम इसको ले रहे हैं। इसको अगर वाटर में रखें तो वाटर में रखेंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा? ये 2HClO2, देखो बैलेंस है कि नहीं। यहां पर कितना? 3 और 1 4 है ऑक्सीजन। यहां देखो तो 2 और ये 2 × 2 4 है। क्लोरीन कितना है? 2 है, तो यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है ना। तो इसका मतलब इसमें हम वाटर ऐड किए तो ये हो जाएगा HClO2। अब ये बनाता है पानी में डालने के बाद, तो ये एसिड है, यहां से H+ निकलता है। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वैसे देखोगे तो उसमें भी H+ नहीं है, लेकिन पानी में डालते हैं तो वो बन जाता है H2CO3, H2O के साथ ऐड होकर के, और वो H+ देता है। तो वो एसिड देखो पानी में जाने के बाद वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एसिडिक नेचर डिफाइन ही है वाटर में H+ देना। तो जब वाटर में हम रखे ही नहीं है तो उससे पहले कैसा दिख रहा है उससे हमको क्या मतलब? पानी में रखने के बाद क्या इफेक्ट है उससे मतलब है ना। तो तुम बोलोगे पहले तो H+ दिख नहीं रहा है, तो उससे डिसाइड नहीं करना है, समझ में आया? पानी में रखने के बाद वो क्या कर रहा है वो देखना है। ठीक है, तो ये देखो इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा, या इनडायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं इससे तुम वाटर रिमूव कर दो तो ये बनेगा। बात एक ही है ना। तो अगर एसिड से हम अगर वाटर रिमूव कर देते हैं तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड अनहाइड्राइड। तो इसका मतलब Cl2O3 इज अनहाइड्राइड ऑफ HClO2, क्योंकि इसमें वाटर ऐड किया तो ये बना। इसका मतलब इसमें से वाटर रिमूव करोगे तो यही बनेगा ना। तो अब यहां बताओ, यहां तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। हाँ, इसमें देखो, इसमें एक चीज है, वैसे रेडॉक्स में भी पढ़ेंगे। यहां पर तुम देखोगे, यहां बताओ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस Cl का? ये कितना? +3 ना। और यहां पर देखो तो कितना है? ये +1, और ये कितना है? ऑक्सीजन 2 है, तो ये -4 और ये +1, तो यहाँ कितना होना चाहिए? +3। तो देखो यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3, दोनों सेम है। ठीक है, तो तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये या तो वाटर ऐड करके देखो या नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मैच करके देखो। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा आता है उस केस में, जैसे ये अब NO2 को वाटर से अगर ऐड किया, वाटर से अगर ऐड करोगे तो होगा क्या? ये जो है ना NO2, एक्चुअली ये तुमको ऐसा लगेगा कि ये बनाएगा क्या? जैसे इसमें देखें हम, ये बनाएगा क्या? HNO3 ऐसा लग रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। इस केस में जैसे 2 था Cl तो 2 बना। ये यहाँ पर जैसा हम सोच रहे हैं ना, डायरेक्टली तुम वाटर ऐड कर दो, वैसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कौन सा एसिड से ये बना है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो इस केस में डायरेक्टली जैसा हम सोचते हैं ना वैसा आंसर नहीं आता। ये कैसे बनता है? ये बनता है इस दोनों को मिक्स करके, ये 2 डिफरेंट एसिड है, ये दोनों डिफरेंट एसिड को मिक्स करके उसमें से वाटर निकाल दो, तब बनता है ये। अब तुम बोलोगे ये इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर तो 1 ही है, तो यहाँ 2 रख दो ना, यहाँ पर 2 रख दो, तो देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं?
कर रहा है ना, नाइट्रोजन 2 है। अब देखो ऑक्सीजन मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। इसका बताओ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, NO2 यहां पर भी होगा +4, NO2 ऑक्सीजन पर -2 ना, 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक नाइट्रोजन पर क्या आएगा, +4 आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर बताओ तो इस पर क्या आएगा, यहां पर ये कितना, ये आएगा -4 और ये +1, तो यहां कितना आएगा, +3। अरे हाइड्रोजन पर +1 रखो ना, हाइड्रोजन +1 और ये नाइट्रोजन को मान लो x, और ऑक्सीजन पर कितना है -2, -2 × 2, तो -2 × 2 कितना हो गया ये, और ये इक्वल टू 0, ये न्यूट्रल है ना कंपाउंड, तो यहां से बताओ x क्या होगा, यहां से x आएगा +3। ठीक है, तो फिर तुम बोलोगे ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसमें तो मैच कर रहा था, यहां पर कर रहा था ना मैच, इस दोनों का सेम था, लेकिन यहां नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां 2 डिफरेंट एसिड बन रहा है। तो इसका +3 और इसका फाइंड करो तो कितना होगा, इसका होगा +5, तुम चेक कर लो, तो +5 है। देखो तो +3 और +5 का एवरेज कितना होता है, 3 और 5 का एवरेज कितना, तो ये 4 है ना, तो +4 वाला ये जो है, ये +4 वाला एसिड इस दोनों के बीच में कोई पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पर HNO2 है, यहाँ HNO3 है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि HNO 2.5, ऐसा थोड़ी ना होगा, HNO 2.5 ही होना पड़ेगा ना अगर एग्जैक्ट मैच कराना है। अगर तुमको मान लो तुम यहाँ +4 को मैच कराओ, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, HNO 2.5 देना पड़ेगा। अब देखो अब मैच करेगा, 2.5 ये कितना, ये यहाँ +1 और यहाँ पर कितना आएगा -5, तो ये +4 होगा, तो उस केस में मैच करेगा। बट ऐसा पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये है इस दोनों का एवरेज। तो ये 2 एसिड को ले लो, जैसे इसमें यहाँ पर सेम HClO2 2 मोलिक्यूल को लिया और उसमें से वाटर निकाल दिया, तो ये बना। यहाँ पर 2 डिफरेंट लेना है, एक मोलिक्यूल, और इसमें से वाटर निकाल दो तो बनेगा NO2। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का जब क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये सब काउंट आता है। ठीक है, तो अब देखो NO2 उस केस में क्या था, Cl2O3 इज अनहाइड्राइड ऑफ HClO2, लेकिन यहां पर क्या है, NO2 इज मिक्स्ड अनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3, मतलब ये दोनों को मिला करके, दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, पहले मिक्स किए फिर उसमें से वाटर निकाले। क्लियर, क्योंकि डायरेक्टली ये किसी भी एसिड से वाटर निकाल के आ ही नहीं रहा है, समझ में आया बात, इससे ये एसिड पॉसिबल ही नहीं ना। तो ये +4 कैसे आएगा, ये +4 आएगा +3 और +5 के बीच में, या वैसे भी देख रहे हैं हम, ये दोनों से वाटर निकाल के बैलेंस हो रहा है। क्लियर, तो अब याद रहेगा ये सिमिलरली यहां पर देखो, अब इसको तुम अपोजिट वे में सोचो, अभी तो हमने एनहाइड्राइड प्लस वाटर किए हैं तो एसिड, अब उल्टा अगर सोच रहे हैं एसिड से वाटर निकाल दिए तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। तो बताओ HClO3 से अगर वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, और इसमें से वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा। यहां पर तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, H2SO4 से वाटर निकाल दिए तो H2 और ऑक्सीजन, तो बचा क्या, SO3। अब इस दोनों में से वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। क्या है आंसर, तुम सोच रहा होगा कि इसमें से वाटर निकाले कैसे, वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहां पर तो एक ही है, तो क्या करेंगे, इसको डबल कर दो ना, 2 हाइड्रोजन होना भी तो चाहिए, इसमें ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं था तो यहाँ तो पहले डबल करो और यहाँ पर भी डबल करो। अब बताओ तो, अब तो आसान है, इसमें से क्या करो, एक वाटर निकाल दो, तो 2 हाइड्रोजन गया और 1 ऑक्सीजन, तो बचा कितना, Cl कितना, Cl2 और ऑक्सीजन कितना बताओ जल्दी, Cl2 और ऑक्सीजन टोटल होगा 6 में से 1 गया तो 5 बचा। यहां पर बताओ, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गया, नाइट्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन 2 होगा ना, और ऑक्सीजन कितना, ये 4 में से 1 ऑक्सीजन गया ना, तो कितना बचा, 3। क्लियर। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब तुम बोलोगे ये Ka क्या है, pKa क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, अभी बस इसको लिख लो नोटबुक पर,
जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है। ये अगर हम इस रूल के हिसाब से पढ़े, अभी तक जो हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर पढ़े तो आंसर जो आएगा वो रॉन्ग होगा। तो ये पीके डेटा से ये प्रूफ होता है। तुम अगर किसी कंपाउंड का, जैसे मान लो H2SO4 या कोई भी कंपाउंड का अगर तुमको चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तुम क्या करो, गूगल पर सर्च करो, उसका पीके तुमको देगा। पीके का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब अगर हम थियोरेटिकल चले, मतलब अभी तक जो रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करें थियोरेटिकली, तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सब में देखो तो सेंट्रल एटम सेम है कि नहीं। तो इस रूल के हिसाब से अगर सेम एटम है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर आ जाएगा, ये ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये +1 है, ये +3 है और ये +5 है। ये निकालने तो आ जाएगा ना। ऑक्सीजन कितना है 4, तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो कितना हो गया -8, और ये +3 तो कितना आएगा -5। तो उसको बैलेंस करने के लिए +5 चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर चले, मतलब ये रूल के हिसाब से, तब तो सबसे ज्यादा होना चाहिए इसका। लेकिन पीके डेटा जो है उसके रिवर्स है। पीके देखो इसका सबसे ज्यादा है पीके, तो पीके का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पीके अगर ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो सबसे कम होगा इसका, ठीक है। इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन लिख दिया है और स्टार भी लगाया। तो ये रिवर्स है, जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। अनहाइड्राइड ऑफ HNO3 इज। अब देखो HNO3 का अनहाइड्राइड कौन सा है, जल्दी से सोल्व करो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? सी। तो क्या करेंगे, इसमें से वाटर निकाल के चेक कर लो। अब हाइड्रोजन एक ही है तो इसको 2 ले लो, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लो और H2O निकाल दो, तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो नाइट्रोजन कितना बचेगा 2, और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, 2 लोगे तो 6 में से 1 निकाल दो तो N2O 5। सिंपल है। अब यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करो, देखो तो मैच कर रहा है क्या। इसका कितना होगा, ये -6 और ये +1 +5 होगा। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी +5 ही है, ये -10 और /2 तो -5, मतलब बैलेंस करेंगे तो +5 होगा। देखो दोनों मैच कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के एसिड से आ रहा है। यहाँ पर क्या था, 2 डिफरेंट एसिड से आ रहा था, दोनों के बीच में था ना, तो यहाँ एवरेज था। यहाँ पर इसी एसिड से आ रहा है ये, जैसे यही है, ये सेम एसिड 2 एसिड लिए तो उससे आ रहा है ना ये। तो यहाँ पर ये सेम लेंगे 2 एसिड तो उससे आएगा ये, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, ठीक है। अब देखो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम गए ग्रुप में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ है इनवर्सली, एसिडिक का उल्टा होगा ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर तुमको ये सब कंपाउंड SO2 SeO2 ये सारे क्या है, ये ऑक्साइड है ना, तो अगर इसका पूछे तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलो लिखो यहां तक। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। होमवर्क नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ये JEE मेंस 2004 का क्वेश्चन है। क्या आया, सी आया। आंसर इज सी। क्यों ऐसा, रीजन क्या है इसके पीछे? इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ रिपल्सन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2- रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन इंडोथर्मिक स्टेप। तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कभी कभी इंडोथर्मिक कभी एक्सोथर्मिक, जनरली था ना वो एक्सोथर्मिक जनरली था, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमेशा डिफिकल्ट था। एक बार माइनस चार्ज आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमेशा डिफिकल्ट था, मतलब एनर्जी देना पड़ता था। तो हमने डॉग का केस लिया था, याद है? तो डॉग के केस में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन डॉग का अगर भूख लगा है, डॉग को अगर भूख लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन वो मतलब एक प्लेट खाना वो खुद से खा लेगा। अगर नहीं लगा है तो उसके सामने खाना रख दोगे तो नहीं भी खा सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट खाने का टेंडेंसी है।
बट सेकेंड प्लेट उसी टाइम खिलाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना। देखो ये -142 मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वो खुद से अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हो तो वो ये एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, एनर्जी अपने को देना पड़ रहा है। देखो ये मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा है और पॉजिटिव साइन है, तो उसी का रीजन पूछ रहा है कि सेकेंड स्टेप में इंडोथर्मिक है, तो उसका रीजन क्या है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कोई रीजन नहीं है। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी गेन कर ही रहा है ना। ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन माइनस बना लिया, तो माइनस चार्ज इस पर आया, मतलब डेल्टा एच माइनस आया, मतलब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप का एक्सप्लेनेशन है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो वैसे भी खुद से वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे डॉग ज्यादा भूखा है, तो डॉग ज्यादा भूखा है तो एक प्लेट खा लिया, लेकिन सेकेंड प्लेट खाने में एनर्जी क्यों देना पड़ा, ये रीजन तो नहीं है। ये बी क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। कंपेयर नहीं कर रहा है कि इससे ज्यादा फ्लोरीन का है या क्लोरीन का, बस ऐसे ही इन जनरल बात कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन भूखा है, ऑक्सीजन भूखा है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, डॉग भूखा है तो खाना खाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सेकेंड प्लेट जब हम डॉग को खिला रहे हैं तो उसके लिए क्यों हमको फोर्स देना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डॉग खा के बैठा हुआ है। तो अब तुम सेकेंड अगर दोगे तो उसके पेट में खाना जाएगा और रिपल्सन होकर के बाहर निकलेगा, ज्यादा खिला दोगे तो वोमिटिंग होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी। O माइनस आयन विल टेंड टू रेसिस्ट द एडिशन ऑफ एनदर इलेक्ट्रॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम रखेंगे तो O माइनस, एक बार माइनस चार्ज ऑलरेडी आ गया, अब इस पर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, डबल माइनस आने से। प्रोटॉन तो उतना ही है ना, प्रोटॉन उतना ही है तो रिपल्सन होगा, इसलिए आंसर विल बी सी। हाँ, डी क्यों नहीं होगा, साइज ऑफ O माइनस आयन इज मोर देन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से O माइनस का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो प्रोटॉन तो उतना ही है। साइज बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पागल है, क्योंकि प्रोटॉन के कंपेयर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये बात सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी देना पड़ रहा है। समझ में आया बात। तो ये साइज बढ़ गया, ये कोई रीजन नहीं है। साइज इसका बढ़ गया तो फिर तो इलेक्ट्रॉन उल्टा लेना चाहिए, जैसे क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से। बट यहाँ पर साइज बढ़ने के बाद भी O माइनस का साइज ज्यादा है, बट फिर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो लेने का मन नहीं है उसको। तो ये रीजन तो नहीं है ना कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्यों डिफिकल्ट है, इसका रीजन थोड़ी ना है। ये साइज बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, लेकिन उससे ये आंसर नहीं आ रहा है कि O पर माइनस चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रॉन वो क्यों नहीं ले रहा है। मतलब डॉग ने खाना खा लिया तो उसका पेट थोड़ा फूल गया, कहने का ये मतलब है। डॉग खाना खा लिया तो पेट थोड़ा फूल गया, पहले भूखा था थोड़ा सा उसका साइज थोड़ा कम था। तो ये थोड़ी ना रीजन है कि खाने के बाद पेट थोड़ा सा साइज बढ़ गया, तो ये रीजन है क्या कि सेकेंड प्लेट वो नहीं खाना चाह रहा है, ये रीजन है क्या। ठीक है कि उसने खाना खाया तो थोड़ा सा साइज बढ़ गया, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है ना कि सेकेंड प्लेट वो क्यों नहीं खा रहा है, तुमको क्यों सेकेंड प्लेट खिलाने के लिए तुमको फोर्स देना पड़ रहा है, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि उसके पेट में ऑलरेडी खाना फुल है, अब हम अगर एक्स्ट्रा प्लेट डालेंगे तो वो रिपल्सन होगा, खाना अंदर जा नहीं रहा है, उसको भूख लगा ही नहीं तो अब रिपल्सन होगा। फिर भी तुमको अगर खिलाना है तो उसको पकड़ के उल्टा लटका करके डॉग को खिलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो O माइनस आयन विल टेंड टू रेसिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पेट के अंदर जो डॉग के पेट के अंदर जो खाना है वो अब जो सेकेंड प्लेट का खाना है उसको वो रोकेगा, उसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा अंदर, ठीक है। इसीलिए ज्यादा खा लेगा तो वोमिटिंग होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसका आंसर क्या होगा। क्या यार, किसी को सी आ रहा है, डी भी आ रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का पूछ रहा है, सोडियम का नहीं, सोडियम प्लस का पूछ रहा है। तो सोडियम प्लस कैसे आएगा पहले ये बताओ। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो सोडियम पर चार्ज आएगा प्लस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकाल दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। अब इसका पूछ रहा है, इसका नहीं। तो अब देखो इसका पूछ रहा है और डेटा क्या दिया हुआ है, इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, I1 है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये वैसे तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, बट थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो इजीली निकल जाएगा। तो देखो ये वैल्यू भी बहुत कम है, तो 5.1 इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, प्लस। अब क्या पूछ रहा है, ये Na+ को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कितना है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो सोडियम प्लस अगर वापस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर ये बन जाएगा सोडियम प्लस का पूछ रहा है ना, सोडियम का नहीं पूछ रहा है, सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सोडियम प्लस अगर वापस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। देखो यहां से निकालने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जैसे मान लो कोई भिखारी है, उससे पैसा अगर तुमने ले लिया तो तुमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब अगर फिर से तुम वापस उसका पैसा दे दोगे और बोलोगे हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तो जितना टेंशन में होगा वो पैसा लेने से, वापस उतना खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो, जैसे ये, हाँ ये तुम बोल रहे हो खुद देने के लिए रेडी है, लेकिन उस पर प्लस चार्ज भी आ रहा है ना, खुद देने के लिए रेडी है तो इसको थोड़ा ही एनर्जी लग रहा है, देने के लिए रेडी है, लेकिन ये कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो खुद ही दे देगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ना। हाँ बोलो। अब देखो सोडियम प्लस, यहाँ ये इनर्ट गैस जैसा हो गया, लेकिन चार्ज भी तो प्लस आ गया। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो इसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया, ये खुद ही ड्रॉप हो रहा है, हम इसको छोड़ दिए तो ये नीचे आया, इतना एनर्जी का लॉस हुआ है। अब इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो वापस उतना एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, सेम उतना ही देना पड़ेगा या कम या ज्यादा, सेम। एनर्जी जितना लॉस हुआ यहां से ऊपर ले जाएंगे तो उतना ही एनर्जी लगाना पड़ेगा। ये फिजिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हो ना। तो यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ जो हाइट है ये mgh, इतना एनर्जी का ये लॉस होगा तो तुमको फिर से इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी का लॉस हुआ ये नीचे आने में, उतना ही एनर्जी तुमको देना पड़ेगा फिर ऊपर ले जाने में। तो अब बताओ तो आंसर क्या होगा, -5.1। जितना एनर्जी इसको निकालने में लगा तुमको, वापस ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वापस ये फिर से उतना ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। समझ गया बात। तो जितना एनर्जी इसको तुमको ऊपर ले जाने के लिए लगा, तुम इसको छोड़ दोगे, ड्रॉप करोगे तो उतना ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। क्लियर। तो देखो ये सोडियम प्लस का पूछ रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना लगा, 5.1 ना, ये 5.1 है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो ये होगा -5.1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 22 का बताओ। इसमें कार्बन, ये कैल्शियम, एल्युमिनियम, पहले इसमें क्या करो, इसमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना। तो इसमें देखो कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन सा है और फिर थर्ड पीरियड का कौन सा है, तो उससे आसान हो जाएगा काम। सेकेंड पीरियड का कौन सा है, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यही है ना, कार्बन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड पीरियड का, हाँ कैल्शियम कहाँ पर है, कैल्शियम कहाँ पर है, बेटी मांगे कार, तो कहाँ है, काफी नीचे है, और मेटल है ना ये, तो मेटल है ये, तो ये नीचे है, तो कैल्शियम नीचे है, ठीक है। और ये एल्युमिनियम कहाँ पर है, थर्ड पीरियड में, तो ये सब कहाँ है, सेकंड में। और ये एल्युमिनियम कहाँ पर है, थर्ड में। और ये कैल्शियम तो खैर मेटल है, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ही कम है। और ये Al जो है ये कहाँ पर है, बोरॉन के नीचे ना, थर्ड ना। और कहाँ, और कोई है, सल्फर कहाँ पर है, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन से ज्यादा, इसमें फ्लोरीन का। लेकिन ये थर्ड पीरियड और सेकेंड की अगर हम बात करें तो थर्ड का ज्यादा होता है, सेम ग्रुप में ज्यादा होता है ना थर्ड का।
और हम फिर क्या देखे थे, ग्रुप वाइज देखे थे, याद करो, ग्रुप वाइज हम देखे थे, जैसे ये, तो उसमें हम देखे थे क्या, इस ग्रुप का और फिर नेक्स्ट ग्रुप का, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, ये था, ये ऐसा स्कूल था जिसमें सारे टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें जो मिनिमम मार्क्स लाने वाला है वो भी, ये दूसरा स्कूल है, ये ऑक्सीजन फैमिली का, वो उसमें सारे बच्चे एवरेज है, टीचर भी बिलो एवरेज है, तो उसका जो टॉपर भी होगा ना, वो ये स्कूल के सबसे नीचे वाले से भी कम ही मार्क्स लाएगा। तो अब आंसर दो, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, होगा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, ऑक्सीजन तो नीचे आ जाता है ना, ये थर्ड पीरियड का है ना एलिमेंट सल्फर, तो उसके बाद सल्फर, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद अब देखो उसके बाद कौन सा बचा, एल और कार्बन। कार्बन कहाँ पर है, कार्बन है ये एल्युमिनियम से पहले 14 ये ग्रुप में है ना, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ज्यादा होगा, तो इसके बाद कार्बन आएगा या एल्युमिनियम, कार्बन। देखो ये ग्रुप, ये स्कूल के बच्चे और ये स्कूल के, तो ज्यादा का मार्क्स किसको आ रहा है, इसको ना, कार्बन फैमिली में सारे स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स आ रहा है कंपेयर टू बोरॉन फैमिली। हाँ, जितना इधर है उतना ज्यादा है। हमने पहले बोला था कि क्वेश्चन ज्यादा घुमाया तो तुमको मिक्स कर सकता है, अब इससे ज्यादा टफ नहीं कर सकता वो, इससे ज्यादा टफ क्या करेगा वो। तो इसके बाद कार्बन के बाद कौन सा, एल होगा, एल होगा ना, और उसके बाद ये कैल्शियम, ठीक है, ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इससे कम ही होगा, तो लास्ट में आएगा कैल्शियम। वैसे भी वो मेटल है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं है, ठीक है, चलो लिखो इसको।